यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक तोता ने मैना को बताया कि अपनी बहू को दुख देने वाली सास को भगवान कौन सा दंड देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो दर्शकों प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। उनका जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो रहा था। दोनों ही पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। तोता और मैना एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, तोता बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही चालाक था। तोता और मैना में अक्सर ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। तोता ज्ञान की बातें अपनी पत्नी मैना को बताया करता था और मैना को भी अपने पति की बातें बहुत पसंद आती थी। एक दिन की बात है, मैना अपने पति तोता से पूछती है कि पिया जी, मैंने देखा है कि संसार में बहुत सी महिलाएं अपनी बहू को बहुत पीड़ा देती हैं, बहुत दुख देती हैं, परंतु ऐसा क्यों है और ऐसी सास को भगवान कौन सी सजा देते हैं जो अपनी बहू को दुख देती हैं। तब तोता कहता है कि प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ का एक पुत्र था। दोनों माँ बेटे अपना जीवन गरीबी में काट रहे थे। बूढ़ी माई के पास खाने पीने के लिए भी धन दौलत नहीं थी। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अच्छे वस्त्र पहन सकें और 2 समय का भोजन कर सकें। बूढ़ी माँ के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी, जिसके बाद बूढ़ी माँ जैसे तैसे घर चला रही थी और बूढ़ी माँ का पुत्र भी गांव में कुछ मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमा लेता था। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ अपने पुत्र का विवाह कर देती है। विवाह करने के बाद बूढ़ी माँ के घर में बहू आ जाती है। अब बहू के आने के बाद उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। बूढ़ी माँ और वह पुत्र इतना नहीं कमा रहे थे कि तीनों का पेट भर सके। कुछ दिनों तक तो वह रूखा सूखा खाते रहे, परंतु उसके बाद बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, हम इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं कि इससे हम अपना तीनों का पेट भर सकें। तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम्हारी पुत्रवधू भी घर में रहती है। अब हमें और ज्यादा धन की आवश्यकता होगी, इसलिए धन कमाने के लिए अब तुम शहर चले जाओ। शहर में जाकर कोई काम करोगे तो तुम्हें कुछ ज्यादा धन मिलेगा और उससे हमारा गुजारा अच्छे से चल सकेगा। प्रिय दर्शकों, अपनी माँ की बात सुनने के बाद वह पुत्र कहता है कि माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, वह बेचारी अकेली कैसे रहेगी। प्रिय दर्शकों, तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी, उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होने दूंगी, वह मेरी बेटी के समान है। दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, वह पुत्रवधू बड़ी ही संस्कारी, बड़ी ही बुद्धिमान और बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने पति और अपनी सास की खूब सेवा करती थी। घर का सारा काम बड़े ही अच्छे से करती थी। इधर अपनी माँ से बात करने के बाद वह पुत्र
अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं धन अर्जित करने के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर मैं शहर जाकर कुछ काम करूँगा तो मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे और उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो सकेगा। गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिलता है, इसलिए हमारे पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, पति की बात सुनकर वह पत्नी कहती है कि पिया जी, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा करिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी माँ जी का और घर का बहुत ध्यान रखूंगी। आप यहाँ की चिंता मत करना, शहर में जाकर मन लगाकर काम करना। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी का इतना अच्छा स्वभाव देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता है और अगले ही दिन वह अपनी पत्नी और माँ से विदा लेकर वह शहर के लिए चला जाता है। शहर में जाकर वह बूढ़ी माई का पुत्र मजदूरी करने लगता है। शहर में उसे कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे थे। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय पुत्र के जाने के बाद इधर गांव पर वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू को बहुत सताती थी, बहुत दुख देती थी। वह अपनी पुत्रवधू से घर का सारा काम कराती थी, उसे सुबह प्रातः काल ही जगा दिया करती थी, उसे चैन की नींद भी नहीं लेने देती थी और पूरा दिन उससे काम कराया करती थी, खाना बनवाया करती थी, घर की साफ सफाई करवाया करती थी, कपड़े धुलवाया करती थी और कभी कभी तो उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भी भेज दिया करती थी। सारा दिन इतना काम करने के बाद वह बेचारी पुत्रवधू बहुत थक जाती थी, उसे रात में नींद भी नहीं आती थी, उसके हाथ पैर बहुत दर्द होते थे, परंतु वह दुष्ट बूढ़ी माँ अगले दिन फिर उसे जल्दी जगा दिया करती थी और उसे घर के कामों में लगा दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, वह पुत्रवधू बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, बड़ी ही संस्कारी थी। वह पलटकर अपनी बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया करती थी, चुपचाप अपनी सास की हर बात मानकर और घर का सारा काम करती रहती थी। अब तो वह सास भी समझ गई थी कि मेरी पुत्रवधू बहुत सीधी है और मैं इसे जैसा कहूँगी यह वैसा ही करेगी। इसका फायदा उठाकर वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू से बहुत काम करवाती थी, उसे खाना खाने के लिए भी एक पल का समय नहीं देती थी। वह अपनी पुत्रवधू को आराम करने का बिल्कुल समय नहीं देती थी। थोड़ा बहुत खा पी कर सारा दिन वह पुत्र वधू अपने घर का काम करती रहती थी। इधर शहर में उसका पति मजदूरी करके पैसे कमा रहा था। वह शहर से अपने गांव बहुत कम आ पाता था, उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ का बेटा शहर से अपनी माँ और पत्नी से मिलने अपने गांव आता है। जब वह गांव पर आता है तो वह अपनी पत्नी को देखकर कहता है कि प्रिय, यह तुम्हारी कैसी हालत हो गई है, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो। परंतु वह पत्नी अपने पति को कुछ नहीं बताती है। वह चाहती नहीं थी कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए वह अपनी सास की कोई शिकायत अपने पति से नहीं करती है। वह कहती है कि पिया जी, आप मेरी चिंता ना करें, आप बताइए कि आपका शहर में काम कैसा चल रहा है, आपको ठीक से भोजन मिलता है या नहीं। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर वह बूढ़ी माई का पुत्र बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि मेरे भाग्य तो बड़े ही अच्छे हैं, जो मुझे तुम्हारे जैसी संस्कारी पत्नी मिली है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन वह बूढ़ी माँ का पुत्र अपने गांव में अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता है और कुछ दिनों बाद वह वापस शहर पैसे कमाने के लिए चला जाता है। अब तो पुत्र के घर से जाते ही वह बूढ़ी माँ एक बार फिर अपनी पुत्रवधू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। जब तक उसका पुत्र घर पर था तब तक तो वह अपनी पुत्र
रवधू की खूब प्रशंसा करती थी, उससे खूब मीठी बातें करती थी और उसे कोई काम नहीं करने देती थी। और जैसे ही उसका पुत्र शहर चला जाता है तो वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू को घर के सारे कामों में लगा देती है, उसे सांस लेने का भी समय नहीं देती है। प्रिय दर्शकों, पति के जाने के बाद वह बूढ़ी माँ की पुत्रवधू गर्भवती हो जाती है। वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और आप दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ जरा भी खुश नहीं होती है, उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। वह तो सोच रही थी कि अब यह गर्भवती हो चुकी है, अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, यह तो बढ़िया आराम करती रहेगी और संतान आने के बाद यह अपनी संतान की देखभाल में लगी रहेगी। ऐसे में घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसी बातें सोच सोच कर वह बूढ़ी माँ बड़ी ही चिंतित हो रही थी, परंतु फिर वह सोचती है कि चाहे जो हो जाए, मैं कोई काम नहीं करूँगी। अब तो वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू से गर्भवती हालत में ही घर का सारा काम कराया करती थी। वह बेचारी गर्भवती होने के बाद भी घर का सारा काम करके और उसके बाद खाना खाया करती थी। भूख से उसकी हालत बड़ी ही खराब हो चुकी थी। जब तक वह घर का सारा काम नहीं करती थी, बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू को खाना भी नहीं दिया करती थी। भूखे पेट काम कर करके वह बेचारी गर्भवती स्त्री बहुत थक चुकी थी। प्रिय दर्शकों, अब तो धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और बूढ़ी माँ की गर्भवती पुत्रवधू का प्रसव काल निकट आ जाता है। वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी, लगता है मेरा प्रसव काल निकट आ चुका है, मुझे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है, आप दाई माँ को भुला दीजिए। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्रवधू की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ी माँ कहती है कि अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, दाई माँ की कोई जरूरत नहीं है। तुम पास के जंगल में जाकर और किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाना, कुछ देर में तुम्हारी संतान का जन्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ आगे कहती है कि बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी कोख से पुत्र ने जन्म लिया तो तुम उसे लेकर घर चली आना, परंतु अगर पुत्री ने जन्म लिया तो तुम उसे जंगल में ही छोड़ देना, जंगली जानवर आकर उसे ले जाएंगे। दर्शकों, वह बेचारी सीधी साधी पुत्रवधू अपनी सास से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप जंगल की तरफ चली जाती है। वह पीढ़ा में चलती चलती जंगल पहुंच जाती है और जंगल में जाकर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और वहां वह जैसे तैसे अपनी संतान को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ की पुत्रवधू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। अब तो अपनी पुत्री को देखकर वह बहुत घबरा जाती है। वह सोचती है कि सासू माँ ने तो मुझे पुत्री को लेकर घर आने से मना किया है। दर्शकों, अब वह अपनी पुत्री को जंगल में ही छोड़ने का निश्चय करती है। ऐसा विचार करके वह अपनी पुत्री को उसी वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया के घोंसले में रख देती है और चिड़िया के घोंसले में रखकर उसे कुछ दूध पिलाकर और वापस अपने घर चली आती है। वह सोचती है कि हर दिन लकड़ी लाने के बहाने मैं अपनी पुत्री की देखभाल करती रहूंगी, इसी बहाने मेरी पुत्री सुरक्षित भी रहेगी और माँ जी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। दर्शकों, अब वह अपने घर चली आती है। अपनी पुत्रवधू को अकेला घर आता देख वह बूढ़ी माँ समझ जाती है कि यह अकेली आ रही है, इसका मतलब इसने पुत्री को जन्म दिया है। दर्शकों, पुत्रवधू घर आती है तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुमने पुत्र को जन्म नहीं दिया, पुत्री को जन्म दिया। तब वह पुत्रवधू कहती है कि हाँ माँ जी, मैंने पुत्री को जन्म दिया है और आपके कहे अनुसार मैंने उसे जंगल में ही छोड़ दिया। दर्शकों, अब तो बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है और अपनी पुत्रवधू से कहने लगती है
कि अरे तू तो डायन है, तूने अपनी ही बेटी का मांस खाया है, तूने अपनी बेटी को मार के खा गई है। तेरे जैसी माँ तो संसार में किसी की ना हो, जिसने अपनी ही पुत्री का वध करके और उसको खा लिया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है और अपनी पुत्रवधू को कोसने लगती है। वह बेचारी पुत्रवधू कुछ नहीं कहती है और चुपचाप बूढ़ी माँ की बातों को सुनती रहती है। कुछ देर ऐसे ही चिल्लाने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि चलो घर के काम में लग जाओ, घर का सारा काम सुबह से ऐसा ही पड़ा हुआ है। दर्शकों, अब तो वह बेचारी पुत्री को जन्म देने के बाद तुरंत घर के काम में लग जाती है और घर की साफ सफाई करके भोजन पकाती है। दर्शकों, उसे अपनी पुत्री की चिंता भी हो रही थी कि बेचारी मेरी पुत्री जंगल में ना जाने कैसी होगी। अब तो अगले दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती है और उसी बहाने अपनी पुत्री को दूध पिलाकर और उसे देख आती है। इसी प्रकार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह पुत्रवधू हर दिन जंगल में जाती और अपनी पुत्री को दूध पिलाकर और उसकी देखभाल करती। इधर बूढ़ी माँ को भी यह नहीं पता था कि उसकी पुत्रवधू ने उसकी बेटी को जंगल में जीवित रखा है और उसकी देखभाल करने जाती है। दर्शकों, ऐसे ही अब समय निकलता जाता है और 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष के बाद बूढ़ी माँ का बेटा एक बार फिर अपनी पत्नी और अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव आता है। अब तो पुत्र के घर पर आने के बाद वह बूढ़ी माँ अपना स्वभाव बदल लेती है और अपनी पुत्रवधू से मीठी मीठी बातें करने लगती है, पुत्रवधू की सेवा करने लगती है और घर का सारा काम करने लगती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो डायन है, इसने तुम्हारी पुत्री को मार के खा गई है, तुम्हारी पुत्री को जंगल में ले जाकर और मार के खा गई। दर्शकों, अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वह पुत्र कुछ नहीं कहता है। उसे पता था कि मेरी माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वह समझ रहा था कि यह माँ जरूर कोई चाल चल रही है, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। इस विषय में वह अपनी पत्नी से भी कोई बात नहीं करता है और उसकी पत्नी भी अपने पति को कुछ नहीं बताती है। इस प्रकार हंसी खुशी कुछ दिन रहने के बाद बूढ़ी माँ का पुत्र एक बार फिर शहर के लिए लौट जाता है और अपने पुत्र को जाता हुआ देखकर वह बूढ़ी माँ अपना स्वभाव बदल देती है। अब तो वह अपनी पुत्रवधू से एक बार फिर सारा काम कराने लगती है और उस पर अत्याचार करने लगती है। दर्शकों, अब एक बार फिर वह बूढ़ी माँ की पुत्रवधू गर्भवती हो जाती है और वह अपनी सास को बताती है कि माँ जी, आप एक बार फिर दादी बनने वाली हैं, मैं गर्भवती हूँ। अपनी पुत्रवधू की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ी माँ एक बार फिर चिंतित हो जाती है। सोचती है कि अब अगर इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो यह उसकी देखरेख में लग जाएगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। इसी बात से क्रोध में आकर वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू से अब और भी ज्यादा काम कराने लगती है। उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजती, लोगों के यहाँ खेतों में काम करवाती और घर का भी सारा काम कराती। इस प्रकार काम करते करते वह पुत्रवधू बड़ी ही कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब उसका प्रसव काल निकट आ चुका था। वह अपनी सास को कहती है कि माँ जी, लगता है कि अब मेरा प्रसव काल नजदीक आ चुका है, आप दाई माँ को बुला लीजिए। तब वह बूढ़ी माँ कहती है कि दाई माँ की कोई जरूरत नहीं है, तुम जंगल में जाकर और अपनी संतान को जन्म दे दो। तब वह सीधी साधी पुत्र वधू एक बार फिर जंगल में चली जाती है और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी संतान को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर वह एक पुत्री को जन्म देती है और यह देखकर वह बड़ी दुखी होती है
परंतु वह क्या कर सकती थी, यह तो प्रकृति के हाथ में होता है। अब तो वह अपनी दूसरी पुत्री को भी उसी घोंसले में रखकर और घर चली आती है। प्रिय दर्शकों, पुत्रवधू को घर आता हुआ देख बूढ़ी माँ कहती है कि अरे वाह, एक बार फिर अपनी पुत्री को मार कर खा गई, ना जाने कैसी डायन से पाला पड़ा है। प्रिय दर्शकों, ऐसी बातें सुनकर वह बेचारी पुत्र वधू बड़ी दुखी होती है। एक तो उसकी पुत्री जंगल में पड़ी हुई थी, दूसरा उसकी सास उसे घर में ताने मार रही थी, उसे डायन पुकार रही थी, परंतु वह क्या कर सकती थी। एक बार फिर वह घर के कामों में लग जाती है। प्रिय दर्शकों, इधर वह बूढ़ी माँ चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी। बहुत देर तक वह चिल्लाती रहती है कि हमारे घर में तो डायन आ गई है, हमारी दोनों बेटियों को मार के खा गई, अब ना जाने हमें खाकर चैन लेगी क्या। दर्शकों, अब समय बीतता है। इधर जंगल में उसकी दोनों बेटियां कुछ बड़ी हो जाती हैं, परंतु वह उन्हें लेकर घर नहीं आती है। वह जंगल में ही उनका पालन पोषण करती है और उन्हें खाना देकर घर चली जाती थी। इसी प्रकार कुछ समय निकल जाता है और फिर बूढ़ी माँ का पुत्र अपने घर गांव पर आता है। पुत्र के घर आने के बाद बूढ़ी माँ एक बार फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा, तेरी पत्नी ने तो तेरी बेटियों को मार के खा गई है, एक दिन यह हम दोनों को भी मार देगी। दर्शकों, परंतु वह पुत्र जानता था कि उसकी माँ कोई चाल चल रही है। वह अपनी माँ की आदत को जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता है और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहता है। कुछ दिन रुककर और हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ समय बिताकर वह एक बार फिर शहर चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ बेचारी पुत्रवधू को एक बार फिर परेशान करने लगती है, उस पर अत्याचार करने लगती है। अब तो पुत्रवधू एक बार फिर गर्भवती हो चुकी थी। इस बार भी बूढ़ी माँ इसी प्रकार गर्भवती हालत में अपनी पुत्रवधू से घर का सारा काम कराती है और संतान को जन्म देने के लिए वह उसे जंगल में भेज देती है। प्रिय दर्शकों, दुर्भाग्य से इस बार भी उसकी कोख से बेटी ही जन्म लेती है। यह देखकर तो वह पुत्रवधू बहुत रोती है, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सोच रही थी कि अब एक और पुत्री को मुझे जंगल में ही रखना पड़ेगा। अब वह अपनी पुत्री को घोंसले में रखकर और वापस घर चली आती है। प्रिय दर्शकों, इस बार तो अपनी पुत्रवधू को अकेला आता हुआ देखकर वह बूढ़ी माँ क्रोध से लाल हो जाती है और पूरे गांव में ऐसा ऐलान करने लगती है कि मेरी पुत्रवधू डायन है और वह अपनी पुत्री को मार के खा जाती है। 3 पुत्री को मार कर खा गई, ऐसी डायन मेरी पुत्रवधू है। प्रिय दर्शकों, पूरे गांव में वह बूढ़ी माँ चिल्लाती हुई घूमती है, सबके घर जाकर बताती है कि मेरी पुत्रवधू ने अपनी पुत्री को मार कर खा गई है। दर्शकों, गांव के सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग इस विषय पर बात करने लगते हैं और बूढ़ी माँ की पुत्रवधू के बारे में ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। अपनी पुत्रवधू को पूरे गांव में बदनाम करने के बाद भी वह बूढ़ी माँ शांत नहीं बैठती है। वह चिल्लाती हुई गांव के सरपंच के पास पहुंच जाती है और सरपंच को जाकर बताती है कि सरपंच जी, हमारी पुत्रवधू एक डायन है और उसने अपनी संतान को मार के खा गई है। दर्शकों, अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर वह पुत्रवधू बहुत दुखी थी। वह बहुत रोती है, पूरा दिन वह रोते रोते गुजार देती थी, परंतु वह सास से कहती कुछ नहीं थी। अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। दर्शकों, अब तो बात फैलती हुई और बूढ़ी माँ के पुत्र तक पहुँच जाती है। शहर में बैठा बूढ़ी माई का पुत्र यह सुनकर बड़ा ही चिंतित हो जाता है कि मेरी माँ ने मेरी पत्नी को पूरे गांव में बदनाम कर दिया है। दर्शकों, इधर सरपंच पूरी बात जानकर
और पुत्रवधू को बुलवाते हैं। सरपंच बूढ़ी माई की पुत्रवधू से पूछते हैं कि बताओ बेटा, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? तब वह बेचारी बूढ़ी माँ की पुत्रवधू कुछ नहीं कहती है और चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर सरपंच यह निर्णय लेता है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और प्रिय दर्शकों, सरपंच ऐसा ऐलान करता है कि कल सुबह गांव के बीच में बूढ़ी माँ की पुत्रवधू को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इधर बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी पत्नी से मिलने के लिए शहर से निकलता है। प्रिय दर्शकों, अगला दिन हो चुका था और अगले दिन सरपंच के आदेश अनुसार बूढ़ी माँ की पुत्रवधू को गांव के बीच में ले जाया जाता है, जहां उसे फांसी की सजा होने वाली थी। बूढ़ी माँ की पुत्रवधू को फांसी पर लटकाने ही वाले थे कि इतने में बूढ़ी माँ का पुत्र दौड़ा दौड़ा गांव पहुंच जाता है। वह घर जाकर देखता है तो घर पर कोई नहीं था। तब वह गांव के बीच में आता है और वह कहता है कि रुक जाइए, मेरी पत्नी को कोई फांसी की सजा नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, अब तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वह अपनी पत्नी को अपनी कसम देता है और कहता है कि बताओ प्रिय, सच बात क्या है? मेरी माँ ने जो यह कहा है, क्या यह सच है? प्रिय दर्शकों, अब तो वह बेचारी बूढ़ी माँ की पुत्रवधू सारी बात सच सच अपने पति को बता देती है और अपने पति को सारी बात बताने के बाद वह बेचारी वहीं गिरकर रोने लगती है। तब वह सरपंच कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? वह तीनों कहाँ रहती हैं? दर्शकों, अब तो वह बूढ़ी माँ की पुत्रवधू अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है तो उसकी तीनों बेटियां दौड़ी दौड़ी जंगल से और गांव के बीच में आ जाती हैं। अपनी बेटियों को देखकर वह बूढ़ी माँ का पुत्र रोने लगता है और अपनी तीनों पुत्री को गले लगा लेता है और इधर सरपंच बूढ़ी माँ को फांसी की सजा सुना देता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फांसी पर लटक जाती है और इधर वह बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों के साथ सुख से गांव में रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी बहू को कष्ट देने वाली सास को भगवान कौन सी सजा देते हैं। दर्शकों, तोता कहता है कि प्रिय, जो भी सास अपनी बहू को कष्ट देती है, उसे दुख देती है, उसे भगवान मृत्यु दंड देते हैं और वह अगले जन्म में पशु योनि में जाकर पैदा होती है, क्योंकि पुत्रवधू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। और अगर लक्ष्मी आपके घर आती है और आप उन्हें दुख देते हो, कष्ट देते हो, तो ऐसी स्त्रियों के साथ भगवान न्याय करता है और उन्हें मृत्यु दंड जल्द से जल्द देता है। प्रिय दर्शकों, मैना को तोता की बात समझ में आ गई थी और उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।